कीजिए मैम। हेलो प्यारे बच्चों, गिप्तम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी चल रही है यूनिट वैद्युत रसायन। पिछले सैटरडे हमारी बारिश और नेटवर्क की वजह से क्लास रह गई थी, तो आज पार्ट 8 लेके आई हूँ मैं, मीनाक्षी गुसाई, पीजीटी केमिस्ट्री, जीआईसी गंगाओं थलीसैंड से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला ये है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो शी आपने पढ़ा था के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मुख्य टॉपिक है और इसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो हम आगे देखेंगे कि जिंक और कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव हम शी की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो एक पहले हम थोड़ा सा एक विजुअल देख लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो ये हमने बच्चा पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे कि हम शी कहते हैं। आपने इसमें देखा था कि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ था, पेन नहीं चलेगा, आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया था जिसमें हमने 1 m HCl सॉल्यूशन भरा था। हाइड्रोजन गैस इधर से पास हो रही है आपकी और यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। इस का जो पर्पस है वो ये है कि ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कार्य करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसको आप एज अ रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह कार्य मतलब ले सकते हैं। ये दोनों की तरह कार्य करता है। जब भी आपको जिस भी तरह के मेटल या आप बोल लीजिए जैसे जिंक और कॉपर का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, को आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य करेगा। इसकी रिएक्शंस हमने बात करी थी। ये देखिए, जब ये एज अ एनोड काम करता है तो हाइड्रोजन गैस 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो एज अ एनोड कार्य कर रहा है। जब ये एज अ कैथोड कार्य कर रहा होगा तो ये हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा क्या था, शी था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब इस सी की सहायता से हम किस प्रकार से जो अननोन आपके इलेक्ट्रोड हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, जिंक का 1 मोलरिटी का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है और उसको लवण सेतु के माध्यम से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देना है, जो कि एक मानक इलेक्ट्रोड है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने 1 मोलरता का जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई जिंक की छड़ को लवण सेतु द्वारा सी से जोड़ा है, तो आप यहाँ पर प्रेक्षित करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। इस प्रकार से आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर जिंक ले लिया है और यहाँ पर आपने राइट साइड में क्या ले लिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह इस ओर है। ठीक है, ऐसे बता रहा है ये यहाँ पर। तो देखिए आगे, अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है आपका, कि जो जिंक जो कि क्या कर रही है यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, शी की ओर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पर एज अ एनोड कार्य कर रही है और जो शी है वो एज अ कैथोड कार्य कर रही है। यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। जिंक द्वारा दिए गए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग आपके यहाँ पर 0.67 वोल्ट की आती है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर आपने देखा।
चलिए इसका एक यहाँ पर सेल अभिक्रियाएँ और उसके साथ-साथ चित्र के माध्यम से देख लेंगे हम कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए सेल अभिक्रियाएँ जैसे कि आपने देखा कि जिंक एज़ अ एनोड कार्य कर रही है तो जिंक 2 पॉज़िटिव में टूटेगी और 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगी। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही है तो एज अ कैथोड कार्य करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में आप लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक साइड और राइट हैंड साइड वालों को एक साइड रख देते हैं इस प्रकार से। अब इस चित्र में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, इस चित्र को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। आप यहाँ पर समझेंगे कि आपको ये देखिए ये येलो कलर में आपको दिख रहा है कि क्या है यहाँ पर येलो कलर में आपको शी दिख रहा है जो आपको 1 HCl सॉल्यूशन में डूबा हुआ है यहाँ पर और यहाँ साइड में आपका दूसरा जो कंटेनर है वो जिंक इलेक्ट्रोड का है और दोनों सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रखे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी की है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी की है। ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से हाइड्रोजन की ओर हो रहा है तो यहाँ पर जिंक एनोड का कार्य कर रही है जबकि जो कैथोड है वो कौन है, हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि चूंकि जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या आएगी 0, तो जो टोटल पोटेंशियल वैल्यू आएगी सेल की वो यहाँ पर आपने देखी वोल्टमीटर पर कितनी है 0.67 वोल्ट है। ठीक है, जो दर्शाती है किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान। ठीक है ना, आपको हमने बताया था कि आप ई सेल इज इक्वल टू क्या करते हैं, आप ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देते हैं। ठीक है, अब ई कैथोड तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, शून्य हो गया है और एनोड की वैल्यू यहाँ पर 0.6 आई है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखिए वैल्यू जो ई सेल की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी सेल की जो कुल वैल्यू आएगी वो किसके लिए ही आएगी यहाँ पर, या ई सेल की वैल्यू 0.76 है वो किसकी वजह से है, जिंक इलेक्ट्रोड की वजह से, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से जिंक जिसके की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं थी, शी का सी को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमको ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कॉपर इलेक्ट्रोड के विभव का मापन हम सी की सहायता से किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर सेम ही है, सर आवाज आ रही है। 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया है, इसको आपने लवण सेतु द्वारा सी से जोड़ा है। अब आप पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोडों की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अब सी से इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन सी से जा रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रही होगी, ऑक्सीकृत हो रही होगी, यानी उसका ऑक्सीकरण होगा, वो एज अ एनोड कार्य करेगी। और कॉपर जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है वो एज अ कैथोड कार्य करेगी क्योंकि उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पर क्या आई है आपकी 0.3 वोल्ट आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका किस प्रकार से इसकी अभिक्रियाएं हैं और इसका सेल सेटअप क्या होगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभिक्रियाएं हो जाएंगी कि हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, वो हाइड्रोजन आयंस में टूट रही है 2 इलेक्ट्रॉन देकर। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन गैस द्वारा दिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड यानी कॉपर धातु में चेंज हो रहे हैं और ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। इस प्रकार से क्योंकि कॉपर एज अ कैथोड कार्य कर रही है तो ये आपकी राइट साइड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है। माइक बंद कर दीजिए सर। आवाज आ रही है? अच्छा, तो सॉरी ये यहाँ पर देखिए आपने शी क्या ले रखा है, एज अ एनोड ले रखा है। मैम, ठीक अभी है, नहीं आ रही आवाज? तो सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। प्रायोगिक व्यवस्था में आपने देखा कि हमने 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पर आपने 1 मोलैरिटी का ही क्या ले रखा है,
आपका HCl सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है? अच्छा। मैम आवाज आ रही है अभी? तो इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे। अब जो वोल्टमीटर पर रीडिंग आएगी बेटा, वो हमने अभी देखा कि यहाँ पर वोल्टमीटर पर कितनी रीडिंग दिखा रहा है, 0.34 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहा था। ठीक है? तो जितनी भी रीडिंग जो आई है, वो किसकी वजह से है? आपके कॉपर इलेक्ट्रोड की वजह से है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये हो गया, है ना? तो आप इसको समझ सकते हैं। अब वापस से आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ई सेल की वैल्यू आपकी 0.34 आ रही है, तो आपने देखा था यहाँ पर ई नॉट सेल, वापस से आप लिखेंगे ई कैथोड, या आप ई राइट भी लिख सकते हैं और ई लेफ्ट लिख सकते हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आई आपकी 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे अब आपका राइट साइड में कॉपर है जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप इसको ई नॉट आर रख देंगे, और लेफ्ट साइड जो सी है उसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो आपको ई नॉट आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 0.34 वोल्ट। इसी प्रकार से आपने पीछे भी देखा था, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 0.76 वोल्ट आई थी, है ना? तो चाहे आप कॉपर लीजिए, चाहे जिंक लीजिए, चाहे कोई अन्य इलेक्ट्रोड ले लीजिए, इसी प्रकार से जो वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो आपकी ई सेल की रीडिंग हो जाएगी, और वो बराबर होगी किसके? जो भी अज्ञात इलेक्ट्रोड जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करनी है उसके बराबर। ठीक है? तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो ये हुआ इसका यहाँ पर खत्म। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है? तो बेटा ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको दी हुई है, यहाँ सारे ही जो धातुएँ या अधातुएँ होती हैं, ठीक है? विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के आप जब रिडक्शन पोटेंशियल के उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर आपको इस प्रकार से एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? या अन्य कैल्शियम हो गया, या जिंक हो गया, और बीच में यहाँ पर रहती है हाइड्रोजन, जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है आपकी 0.00 वोल्ट। और इसके बाद जो नीचे सबसे नीचे इस श्रेणी में अवस्थित होता है आपका फ्लोरीन, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में 2.87 आती है ना? और यहाँ इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऋणात्मक में आपके पास आती है। तो ये जो श्रेणी है, ये मैंने कहा क्या है? विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है? तो यह श्रेणी, इस श्रेणी में आपका 298 केल्विन तो ताप है। ठीक है? तो 298 केल्विन ताप पर जो शी है, इसको मानक या संदर्भ आप बोलिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर, ठीक है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पर कौन रहेगा? शी रहेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है? 0 वोल्ट है। तो शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर ये जितनी भी आपको धातुएँ या अधातुएँ यहाँ पर दिख रही हैं, उनका क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान ज्ञात किए हुए रहते हैं, ठीक है? और उन मानों को यहाँ पर हम लगाते हैं। अब श्रेणी में जो भी हाइड्रोजन से नीचे अवस्थित होंगे, मैंने कहा वो उनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और श्रेणी से ऊपर अवस्थित होते हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है? तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि जो भी धातुएँ और अधातुएँ हैं, जब उनको हम उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। वो श्रेणी क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप इसे कहते हैं, कहलाती है। ठीक है? इसमें आपने क्या किया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शी को क्या मान लेते हैं हम? संदर्भ आपका इलेक्ट्रोड मानकर, और उसके साथ विभिन्न तत्वों को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं और उनको बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं। ठीक है? तो मूल नियम क्या है इसमें? मूल नियम इसमें ये है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक से धनात्मक होता है। मैंने अभी बताया
कि लिथियम जो कि सबसे ऊपर अवस्थित है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है नेगेटिव। बीच में है आपका हाइड्रोजन जिसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है 0 और सबसे नीचे अवस्थित है आपका फ्लोरीन जिसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव। ठीक है ना? तो श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल के मान ऋणात्मक से कहाँ धनात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद इनकी रूपरेखा है, मतलब इस सीरीज का लेआउट क्या है। ठीक है? तो देखो बेटा, थोड़ा पहले समझा देती हूँ मैं आपको कि 3 है इसमें। एक है आपका टॉप, एक है आपका मिडिल और लास्ट है आपका क्या बॉटम। ठीक है? बॉटम। तो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कहा अत्यधिक ऋणात्मक है। ठीक है? जैसे कि कौन? लिथियम। ये सबसे ऊपर अवस्थित है। मिडिल में आपका हाइड्रोजन अवस्थित होता है। ठीक है? हाइड्रोजन ऑब्लिक H पॉजिटिव ऐसे कर दीजिए आप। इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है इतनी। और बॉटम में, सबसे बॉटम में है आपका फ्लोरीन जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है आपकी 2.87 वोल्ट। अब शीर्ष और तल के तत्वों के जो लक्षण है वो क्या क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए, ये आपको सीरीज यहाँ पर दिख रही होगी जिसमें कि लिथियम सबसे ऊपर है और फ्लोरीन सबसे नीचे है और बीच में क्या अवस्थित है? हाइड्रोजन अवस्थित है। ठीक है? तो इसमें देखिए रिडक्शन पोटेंशियल भी दिए हुए हैं। यहाँ पर इनकी ये हाफ रिएक्शन है कि कैसे कैसे मतलब रिएक्शन हो रही है जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या इनका रिडक्शन मतलब इनको रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए जैसे लिथियम को भी रिड्यूस किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू ऋणात्मक में प्राप्त हो रही है। फ्लोरीन को भी रिड्यूस किया जा रहा है। रिड्यूस मतलब उनको इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं उनपे। तो फ्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है? तो देखिए लिथियम क्या है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 11th में पढ़ा है। ठीक है? जो लिथियम है, नॉर्मल लिथियम, आप लिथियम एटम की बात कीजिए, इसका होता है 2 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस प्रकार से लिखते हैं और ये इस एक इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या है? खुश है। ठीक है? क्योंकि इसका क्या हो रहा है? डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार से ये अन्य धातुएं भी हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन देकर, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर अवस्थित है। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले अपने डुप्लेट और ऑक्टेट, डुप्लेट वाला तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, अपने डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उनको बिना एनर्जी देके क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड हो जाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन है आपका 2 7। अब इसको तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप इलेक्ट्रॉन उसको दे दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा कि नहीं? तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? इसलिए पॉजिटिव आती है। ठीक है ना? तो आपने 11 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है जिसमें कि आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ, देखिए ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो एक अच्छा रिडक्टेंट होता है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है? एक अच्छा ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है? इसका मतलब जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है वो दूसरे को आसानी से अपचयित कर सकता है, जबकि जो स्वयं अपचयित हो रहा है वो दूसरे को आसानी से ऑक्सीकृत कर सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसका मतलब लिथियम क्या है यहाँ पर? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अच्छा रिडक्टेंट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि ये तो आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है ना? ठीक है? अब आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। जबकि यहाँ पर फ्लोरीन आप देखेंगे ये क्या है? ये तो
रिड्यूस होना चाहता है। इसका मतलब ये क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है खुद को रिड्यूस करने के लिए, तो ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इस तरह से, है ना। और इसका वापस से, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडेंट है फ्लोरीन, मैंने अभी लिखा। ठीक है, फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक है, जबकि जो लिथियम है आपका वो एक अच्छा क्या है, अपचायक है, रिडक्टेंट है। तो इस सीरीज में आप इस, आपके पास बुक होगी, आप इसमें ये देखेंगे, इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लिथियम एक अच्छे अपचायक की भांति और फ्लोरीन एक अच्छे ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, आप देख पा रहे होंगे। इस सीरीज में हमने देखा कि -3 से और +2 तक इन सभी जो अलग अलग, ये कुछ धातुएं हैं, ये कुछ अधातुएं हैं, है ना, इसमें कुछ अधातुएं हैं, कुछ धातुएं, तो इन सभी के क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के क्या है, वैल्यूज रखी हुई हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमको प्राप्त हो रही है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, और ये सीरीज का आपको यूट्यूब पर बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, हमारे टाइम पे हमारे सर थे, वो सिखाते थे हमें लिख बा सरकाना मग अलमंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। अच्छा, कुछ दिखाना है आपको, देखिए ये यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आपने देखा कि ECS इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखिए लिथियम से लेके और फ्लोरीन तक आपने देखा, लिथियम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट एट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर, ये थोड़ा पॉइंट ऊपर हो रखा है, हाइड्रोजन यहाँ पर रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, जबकि जो नीचे अवस्थित जो भी आपके तत्व हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर सकते हैं, आसानी से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। ये टॉप ऑफ द सीरीज क्या है, नेगेटिव आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव एसआरपी मिल रही है, जबकि आपको सीरीज में नीचे जाने पर पॉजिटिव एसआरपी प्राप्त होती है ना। तो ये सब आपने देखना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे। देखिए, अब हमने क्या कहा कि अब हमने देखना है कि जो टॉप और बॉटम के तत्व हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो मैंने सारे ही बता दिए हैं आपको। देखिए, जो टॉप में होते हैं मैंने कहा उनकी क्या होती है, नेगेटिव एसआरपी होती है ना। ये जैसे लिथियम है, ये प्रबल अपचायक होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिडिल में और बॉटम में। मिडिल में आपने देखा कि हाइड्रोजन रहता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है, 0 हो। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है जरूरत पड़ने पे और रिड्यूस भी हो सकता है। अब बॉटम वाले जैसे कि फ्लोरीन है, इसके एसआरपी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, लगभग 2.87 वोल्ट। ठीक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने लिखा हुआ है जो बॉटम में होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, और स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। अपचयित कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो बॉटम में अवस्थित तत्व हैं उनकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, जिनकी एसआरपी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए ये हुआ। इसके बाद अब है बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है, तो इनके अनुप्रयोगों में आप देखेंगे कि बहुत सारे अनुप्रयोग आपको इसको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर बहुत सारों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर
कि धातुओं की क्रियाशीलता की बात करते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता को कैसे डिसाइड करता है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए सबसे पहला है धातुओं की क्रियाशीलता। तो श्रेणी में जो ऊपर अवस्थित धातुएं हैं वो क्या करती हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, घटता जाता है। यानी जो सबसे ऊपर लिथियम सबसे ऊपर है अगर, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सपोज गोल्ड है वो सबसे नीचे अवस्थित है इस श्रेणी में, तो वो क्या होगी, सबसे कम क्रियाशील होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। ये आपने 10 में भी पढ़ा होगा कि श्रेणी में ऊपर अवस्थित कोई धातु होती है वो अपने से नीचे अवस्थित धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है। आपने ये देखा होगा कि 10 में, सॉरी, कि आपने जिंक लिया है सॉलिड फॉर्म में और आपने उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया, तो थोड़ी देर बाद अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो कॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव को आप ऐसे ना लिख, अरे कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सॉलिड लिया आपने, तो आपने यहाँ पर देखा जो जिंक है वो जिंक सल्फेट बन जाती है और कॉपर यहाँ पर क्या हो गया है, सॉलिड फॉर्म में इस प्रकार से हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक ने, ठीक है, क्या कर दिया है, जिंक ने इस कॉपर सल्फेट को अपचयित कर दिया है। इसके जो लवण थे, लवण सॉल्यूशन फॉर्म में था ये, तो यहाँ इसने इसको विस्थापित कर दिया। खुद सल्फेट आयन के साथ क्या हो गई है, जिंक सल्फेट के रूप में यहाँ पर ऑक्सीकृत होके उसके साथ चली गई है, और यहाँ इसको कॉपर को उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। तो जिंक श्रेणी में ऊपर है, कॉपर नीचे है। ठीक है। जिंक यहाँ है सपोज और कॉपर यहाँ है, तो जिंक क्या करती है, कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को यहाँ इस प्रकार से विस्थापित कर देती है। ठीक है। तो ये आपने देखा इस प्रकार से कि विस्थापन अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं आपको, या विस्थापन अभिक्रियाओं का अनुमान भी आपको इससे लगता है कि किस प्रकार से क्या होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर अवस्थित धातुएं अपने से नीचे अवस्थित धातुओं को क्या कर देती हैं, यहाँ पर विस्थापित कर देती है। ये भी आपने अभी देखा कि अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता का हमको पता चलता है। श्रेणी में जो सबसे ऊपर अवस्थित होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, जबकि श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता, यहाँ जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो क्या होती है, अधिक, नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ठीक है ना। तो नीचे जो है वो प्रबल अपचायक हैं, ऊपर जो है वो नीचे प्रबल ऑक्सीकारक हैं, ऊपर क्या है, प्रबल अपचायक है। ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट। तो नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग जो पावर होगी वो डिक्रीज होगी, और ऐसे ही हम ऊपर को जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो सीधे ऐसे समझिए आप कि रिड्यूसिंग पावर ऊपर अवस्थित तत्वों की सबसे अधिक होती है और नीचे अवस्थित तत्वों की ऑक्सीडाइजिंग पावर अधिक होती है। ठीक है। इसीलिए लिथियम सबसे अधिक अपचायक है और फ्लोरीन क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं, अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। ये भी आपने 10 में पढ़ा है। ठीक है। कि जैसे जो धातु है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस प्रकार से आपने ली है अगर, तो जो धातुएं, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन बीच में, ठीक है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर अवस्थित है, यानी जिनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, वो क्या करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन वाले क्या होंगे, अम्ल होंगे, जिन जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या जो भी है ना, इस प्रकार से
आपके नाइट्रिक एसिड हो गया, उनके साथ या उनसे वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। आपने 10 में ये वाली अभिक्रियाएँ पढ़ी होंगी कि आपने क्या किया, किसी अम्ल में कोई क्या डाल दी, धातु डाल दी, ठीक है? तो आपने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या हो रहे हैं आपके, निकल रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये वाला भी आपने 10th में पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं बेटा जो आपके क्या है, पुराना आपका जो सिलेबस होता है ना? उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल के ई सेल की गणना करना। ये तो हमको पहले ही पता है कि ई नॉट सेल, जिसको कि आप सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट माइनस अभी हमने किया भी था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट निकालते हैं हम। तो इस प्रकार से हम किसी भी गैल्वेनिक सेल की क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा देखिए छठवां क्या है कि अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन, ठीक है? ये अभी आपने देखा कि धातुएं जो ये हमने पहले कर दिया है, हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करते हैं, सभी तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं, ठीक है? और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे अवस्थित होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ये सारे ही जो मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाएंगे अम्लों से। जिस प्रकार से अभी मैंने जिंक के साथ रिएक्शन लिखी थी, तो जिंक प्लस HCl किया था आपने, तो ZnCl2 बन गया और उधर क्या निकल गई थी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल गई थी। लेकिन ऐसा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट आपका 7वां, संक्षारण और धातुओं का निष्कर्षण। अच्छा, जैसा कि आपने पहले भी पिछली अभी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह वगैरह, जिसमें आपने ये सारे क्या थे, इलेक्ट्रोलिसिस के क्या थे, अनुप्रयोग थे, तो उसमें भी आपने देखा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे कि जब जो धातुएं श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ठीक है? उनका संक्षारण, संक्षारण अब संक्षारण एक क्या है, धीमी प्रक्रिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे संक्षारण आप सोचिए कि जंग लगना, ठीक है? जैसे चांदी का काला पड़ जाना, कॉपर का हरी काली परत चढ़ जाना, या लोहे पर जंग लगना, वो सब क्या है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है? तो जो श्रेणी में हाइड्रोजन में से ऊपर अवस्थित धातुएं हैं, इन पर क्या होता है, संक्षारण प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना? और श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जो अवस्थित है, जैसे गोल्ड और सिल्वर और भी हैं, जो भी हैं प्लेटिनम वगैरह, वो क्या नहीं होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, ठीक है? और इनका निष्कर्षण क्या होता है, आसान होता है, ठीक? तो अब निष्कर्षण में हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह में कि हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, मेटल्स को उनके ऑरेज से अलग कर रहे हैं, है ना? तो श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे अवस्थित धातुएं हैं, वो क्योंकि लेस रिएक्टिव हैं, तो वो क्या होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, तो उनका जो निष्कर्षण होता है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वो क्या है, कम आपकी रिएक्टिव है। तो यहाँ पर बेटा आज की क्लास में मैंने इतना ही रखा है आपके लिए। अब कल, क्योंकि कल का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा यहाँ पर नस समीकरण, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर नस समीकरण, क्योंकि काफी लंबी होने वाली है, उसके लिए अलग लेक्चर मैंने रखा हुआ है। तो नस समीकरण को हम कल करेंगे और कल आपका ये लास्ट लेक्चर होगा। और जो मैं बैटरीज हैं, उनको मैं किसी भी दिन, जब भी आपके ऐसा होगा कि केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं हो रहा है, उस दिन मैं संडे में उसको ले लूंगी, बैटरीज को, ईंधन सेल को और आपका संक्षारण को, ठीक है? तो कल मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है आपकी, जिसमें हम नस्ट समीकरण और गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की कक्षा के लिए थैंक यू बच्चों। यहाँ पर किसी बच्चे को कुछ